बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में मुश्ताक अहमद का सलाम। दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग चने की फसल के बारे में है। मैंने इसे कुछ इस तरह से तरतीब दिया है कि आगाज़ में मैं मुख्तसर अल्फाज में चने की अहमियत बयान करूँगा, और चूँकि मौजूदा सीज़न की चने की फसल इस वक्त फील्ड में है तो फसल की देखभाल के हवाले से कुछ बातचीत होगी। और व्लॉग के आखिरी हिस्से में मेरी तरफ से अपने काश्तकार भाइयों के लिए एक अहम पैगाम होगा। मेरी गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखें। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ये व्लॉग ज़्यादा तवील ना हो। दोस्तों, अगर हम फसल चने की अहमियत बयान करें, इसकी अहमियत 3 हवालों से मुसल्लमा है। ग़िज़ाई लिहाज से, नंबर 2 मुआशी लिहाज से, और नंबर 3 ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के हवाले से। अगर हम ग़िज़ाई अहमियत की बात करें तो ये हकीकत है कि चना पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम फलीदार फसल है, और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बेहतरीन ज़रिया है। दालों में इसका शुमार पहले नंबर पे होता है, और ये खाने की मुतअद्दिद लजीज डिशेस तैयार करने में इस्तेमाल होता है, खुसूसन काबली चना। दोस्तों, अगर हम अमराज कल्ब और कोलेस्ट्रोल की अमूमी सूरत हाल को सामने रखें तो प्रोटीन के हसूल के लिए नबाताती ज़राए को तरजीह देना बेहतर होगा। तो इस लिहाज से चने की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इस फसल की मुआशी अहमियत की बात करें तो पाकिस्तान में हर साल कमो बेश 8 लाख एकड़ पर चने की काश्त की जाती है, और इसका ज़्यादातर रकबा पंजाब के एरिड और सेमी एरिड जोन में होता है। अगरचे रेतली मैरा ज़मीन चने की काश्त के लिए मौजूद तरीन समझी जाती है, लेकिन ये एक ऐसी फसल है जो अच्छी बुरी हर तरह की ज़मीन पर हो जाती है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, और देसी चने की पानी की ज़रूरियात बहुत ही कम है। हाँ, अलबत्ता काबली चने की वाटर रिक्वायरमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं। अगर हम देसी चने की बात करें तो इसे कम बारिश वाले रेतले टीलों पर भी बड़ी कामयाबी से काश्त किया जा सकता है, और सीज़न में एक आध अच्छी बारिश हो जाए तो ये पैदावार दे जाती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसको अच्छी ज़मीन पर काश्त नहीं किया जा सकता और वहाँ पर उसका रिस्पांस अच्छा नहीं होता। ऐसा हरगिज़ नहीं है, और ये फैक्ट है कि अगर इसको मुनासिब पानी वाली बेहतर ज़मीन फराहम कर दी जाए तो ये बहुत सी फन्ने खां क्रॉप से ज़्यादा इनकम दे सकती है और देती है, और इसकी पैदावारी लागत भी कम है। दोस्तों, दीगर कई ममालिक में चने की फी एकड़ पैदावार हमसे तकरीबन डबल है, और बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें काफ़ी मिकदार में चना बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। और पाकिस्तान में ये आम रविश है कि चने को तरजीहन कमज़ोर ज़मीन, रेतले टीलों या मार्जिनल लैंड पर काश्त किया जाता है, जहाँ फसल का दारोमदार आमतौर पर बारिश के पानी पर होता है। अगर सीज़न में मुनासिब बारिश हो जाए तो ठीक, वरना कभी कभी तो सीड भी वापस नहीं आता, और यहीं पर तवाज़ुन बिगड़ जाता है और औसत पैदावार का सत्यानाश हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हमें चने के बारे में अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जायजा लेना होगा। अगर हम ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इसके किरदार की बात करें तो दोस्तों, चना एक अहम फलीदार फसल है, और दूसरी फलीदार फसलों या लेग्यूम क्रॉप्स की तरह ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इसका बड़ा अहम किरदार है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए कुदरत ने नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो ज़बरदस्त सिस्टम तख्लीक किया है, मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ, जिसको सामने रखकर खादों के इस्तेमाल और फसलों की हेर फेर या क्रॉप रोटेशन की बेहतर पॉलिसी वज़ा कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को भी अपना कॉन्सेप्ट बेहतर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर हम अपनी फ़ज़ा और हवा की बनावट पर गौर करें तो उसकी बनावट कुछ इस तनासब से है। हमारी हवा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन तकरीबन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात वगैरह को तकरीबन 1% होते हैं। हमारी फ़ज़ा के अंदर नाइट्रोजन जिस हालत में होती है, इस हालत में ये पौधों या दूसरे जानदारों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होती। इसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने या दूसरे अल्फाज में इसकी फिक्सेशन करने के लिए कुदरत ने फसल चने और दूसरी फलीदार फसलों की जड़ों में मनके नुमा अजसाम या टिश्यूज़ पैदा की हैं, जिन्हें नाड्यूल्स कहते हैं। इन नाड्यूल्स के अंदर मखसूस बैक्टीरिया हमारी फ़ज़ा के अंदर नाइट्रोजन को तोड़ते हैं या उसकी फिक्सेशन करते हैं, और एक कीमियाई अमल के नतीजे में ये नाकाबिल इस्तेमाल हालत से काबिल इस्तेमाल अमोनिया और नाइट्रेट की शक्ल इख्तियार करती है, जिसे पौधे इस्तेमाल करते हैं, और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होता है। इसके अलावा ये नाइट्रेट DNA, RNA और प्रोटीन के बनाने में भी मददगार होते हैं। यही वजह है कि लेग्यूम क्रॉप्स या फलीदार फसलों को आम तौर पर नाइट्रोजनी खाद की ज़रूरत नहीं होती,
اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان کراس میں یوریا کے زیادہ استعمال سے ناڈول بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ ہاں البتہ بجائی کے وقت چنے کو رائزوبیم کے ٹیکے کے استعمال سے ناڈول بننے کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ موجودہ سیزن کی چنے کی فصل چونکہ فیلڈ میں ہے تو میں چند ضروری عوامل پر بات کرتا ہوں جس پر اس وقت کاشتکار بھائیوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں اور اس کی گوڈی کرتے رہیں۔ جڑی بوٹیاں پیداوار میں 40% تک کمی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ انسیکٹ اٹیک میں بھی مددگار ہوتی ہیں۔ اگر فصل پر کورے یا دیمک کا اثر ہو تو آبپاش علاقوں میں فصل کو ہلکی آبپاشی کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات فصل بڑھوتری یا ایکسیسو گروتھ کی طرف چلی جاتی ہے، خاص طور پر ارلی سون کراپ، اور اس صورت میں پیداوار بہت کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر دسمبر کے آخری یا جنوری کے شروع میں پودوں کا قد 9-10 انچ یا اس سے زیادہ ہو تو عام طور پر جنوری کے شروع میں اس کی ٹاپنگ کر دی جاتی ہے۔ اس ٹاپنگ میں پودوں کا اوپر والا 4 یا 5 انچ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے سیکنڈری برانچز یا سائیڈ والی شاخیں زیادہ نکلتی ہیں اور زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور پھل بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کنٹرول گریزنگ یا بکریوں سے چرا بھی ایک عام اور کامیاب پریکٹس ہے۔ چنے کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان پاٹ بورر یا ٹاڈ کی سنڈی سے پہنچتا ہے اور یہ پیداوار کو 90% تک کم کر سکتی ہے۔ اس کیڑے کا حملہ اگاؤ کے 2 یا 3 ہفتے کے بعد شروع ہو سکتا ہے اور پھول یا پاٹ بننے کے وقت یہ شدید ترین ہو سکتا ہے۔ لیکن کاشتکار بھائی عام طور پر انسیکٹیسائڈز یا پیسٹیسائڈز کا بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایک مناسب اپروچ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دیر پا اور پائیدار حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حکمت عملی کو انٹیگریٹڈ پیسٹ کنٹرول کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ انٹیگریٹڈ پیسٹ کنٹرول چند ضروری اقدامات پر مشتمل ہے جن پر عمل کر کے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں چند ضروری اقدامات کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلے نمبر پر پاٹ بورر کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کا استعمال۔ نمبر 2، اچھی ایگرونومک پریکٹسز یا کلچرل پریکٹسز، جیسے چنے کی فصل میں السی، سورج مکھی اور سرسوں وغیرہ کی انٹر کراپنگ، اور یہ انٹر کراپنگ پریڈیٹرز یا مفید کیڑوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اور فصل کے اندر مناسب فاصلے پر پرندوں کے لیے بیٹھنے کے لیے سٹینڈز بنانا۔ اس کے علاوہ فیرامون ٹریپس کی مدد سے پروانوں کی تعداد پر نظر رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ انہی مادہ پروانوں کے انڈوں سے سنڈیاں نکلتی ہیں جو فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اس طرح ان فیرامون ٹریپس کی مدد سے پروانوں کی تعداد پہ نظر رکھی جا سکتی ہے اور بر وقت اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے کاشتکار بھائی اس انٹیگریٹڈ پیسٹ کنٹرول پر عمل کریں تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی فصل کو بہت حد تک اس پاٹ بورر کے حملے سے بچا لیں گے۔ اور پھر بھی اگر کچھ نقصان نظر آئے یا نظر آنے کا امکان ہو تو اچھی کمپنی کے پیسٹیسائڈز کا مناسب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا کاشتکار بھائیوں کو مشورہ ہوگا کہ چنا ایک سیلف پولینیٹڈ کراپ ہے، کہ اگر آپ نے اچھی ورائٹی کا بیج استعمال کیا ہے تو آپ اپنی آئندہ فصل کی بیج کی ضروریات کے مطابق ایک بلاک الگ مخصوص کر سکتے ہیں، اور اس بلاک کو آپ خصوصی طور پر جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام پودوں میں یکسانیت ہو۔ تو آپ اس بلاک کو الگ ہارویسٹ اور تھریش کر کے اس کا سیڈ اگلے سال کی کراپ کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم فصل چنے کی بیماریوں کی بات کریں تو عام طور پر یہ فصل ویلٹ، روٹ راٹ اور بلائٹ سے متاثر ہوتی ہے۔ ان میں ویلٹ اور بلائٹ زیادہ خطرناک ہیں۔ ویلٹ، جسے سوکا بھی کہتے ہیں، جس جراثیم سے پھیلتی ہے اسے فیوزیریم آکسیسپورم کہتے ہیں۔ اس بیماری میں پودے کو پانی اور خوراک کی سپلائی کا نظام ختم ہو جاتا ہے، جس سے پودا پیلا اور خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جراثیم سائل بورن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر والے پودے کے حصے پہلے متاثر ہوتے ہیں۔ جڑیں اور تنا اندر سے سیاہی مائل براؤن ہو جاتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ اگر فصل میں اس بیماری کے پودے نظر آئیں تو انہیں اکھیڑ کر دور زمین میں جا کر گہرا دبا دینا چاہیے۔ یہ ارلی ویلٹ ہو سکتی ہے اور اس میں ہلکا پانی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، ویلٹ 2 طرح کی ہوتی ہے، ارلی ویلٹ بھی ہوتی ہے اور لیٹ ویلٹ بھی ہوتی ہے۔ ارلی ویلٹ میں پانی لگانا مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن لیٹ ویلٹ میں پانی نہیں لگانا چاہیے۔ بلائٹ یا جھلساؤ ایک خطرناک بیماری ہے
जो पौधे के उन हिस्सों को मुतासर करती है जो ज़मीन से बाहर होते हैं। शुरू में चंद पौधे मुतासर होते हैं और अगर मौसमी हालात जरासीम के लिए मुवाफिक हों तो ये बीमारी पूरे खेत में फैल जाती है। अबर आलूद मौसम, हवा में नमी और बारिश जैसी कैफियत इस बीमारी को फैलने में बहुत ज़्यादा मुमद मुआविन साबित होती है और ये कंडीशन आमतौर पर फरवरी या मार्च में होती है। बीमारी की अलामात के तौर पर पौधे के पत्तों, शाखों और फलियों पर भूरे रंग के दायरे नुमा निशान बन जाते हैं और मुतासरा हिस्से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं और इस बीमारी में बीज छोटे और एबनॉर्मल शेप के बनते हैं। शदीद हमले की सूरत में सारे खेत की कैफियत ऐसे होती है जैसे आग से झुलस गया हो। विल्ट और ब्लाइट के अलावा चने के पौधे रूट रॉट से भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसके अंदर पौधे की जड़ें बिल्कुल गल जाती हैं। चने की बीमारियों से एहतियाती तदाबीर जो काश्तकार भाई इख्तियार कर सकते हैं, उनमें सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उन अक़साम का बीज इस्तेमाल किया जाए जो इन बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त रखती हों। बिजाई के वक्त बीज को फफूंद कुश जहर लगाकर बिजाई करनी चाहिए। बार बार एक ही खेत में चने की फसल ना लगाएं और मुख्तलिफ फसलों का हेर फेर या क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है और रोटेशन कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। अगर इब्तदाई स्टेज पर बीमारी नज़र आए तो फंजीसाइड्स के फोलियर स्प्रे के बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं और इम्कानात होते हैं कि शायद डिजीज़ ज़्यादा ना फैले। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स या इक़दामात हमारी एग्रीकल्चर और हमारी मईशत के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि ज़राअत से मुतल्लिक जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मालूमात और हमारे तहकीकी इदारों की जो फाइंडिंग्स है वो मुकम्मल तौर पर हमारी फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुंच रही हैं। हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को मार्केटिंग, स्टोरेज और पानी की तकसीम जैसे बहुत से मसाइल का सामना है, इन्हें हल करना चाहिए। काश्तकार को खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की मुनासिब कीमत पर फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। अगर हम अपने काश्तकार, खुसूसन चने के काश्तकार को ये सहूलत फराहम कर दें कि वो अपनी ज़मीनों पर सोलर सिस्टम की मदद से स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम की तनसीब में उनको सहूलियात फराहम कर दें तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। और आखिर में अपने काश्तकार भाइयों के नाम मेरा पैगाम है कि वो जिस लेवल की ज़राअत कर रहे हैं या जिस लेवल का बिज़नेस कर रहे हैं उसमें अपने रब को ज़रूर अपना पार्टनर बनाएं। उसका हिस्सा पहले से डिसाइड कर लिया करें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुश्ताक अहमद को अगले वीलाग तक इजाज़त।